वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ कोई नई बात नहीं है, पुराने वक्तों में भी एथलीट्स की सडन डेथ होती थी। जो पहला केस कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री में वो फिलीपींस में है, जहाँ पे एक ग्रीक सोल्जर जो था, एक सिपाही था, जो कि 24 मील दौड़ा था एथेंस से, ताकि वो जो जंग फतह हुई थी उस वक्त, तो उसकी खुशखबरी सुनाने के लिए वो दौड़ के 24 मील आया था। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा था, वहाँ पे वो बिल्कुल यानी कि ज़मीन पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो उस वक्त भी सडन कार्डियक अरेस्ट होते थे। अब कॉज उस वक्त हो सकता है लोगों को ना पता हो, और हो भी सकता है कि लोगों को पता हो। एनीवेज आज भी सडन डेथ होती है एथलीट्स में, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस कंडीशन को ना बर वक्त डील किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो पेशेंट विद इन 10 मिनट्स उसकी डेथ हो सकती है। तो आज भी जो आज का दौर है, इसमें भी बहुत से हमें केसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं एथलीट्स के, जो कि सडन डेथ की वजह से डिफरेंट गेम्स के अंदर सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से जिनकी डेथ हुई थी। अब सडन कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, इसमें अचानक से हमारा जो हार्ट है वो पंप करना छोड़ देता है, उसकी पंपिंग एक्टिविटी सडनली ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है उस तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, और जब ब्लड फ्लो रुकता है तो उसके 20 से 30 सेकंड के अंदर ही पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अगर ब्लड फ्लो फ़ौरन से बहाल ना किया जाए तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब 4 से 6 मिनट के अंदर अगर ब्लड फ्लो दोबारा से ब्रेन तक ना शुरू हुआ तो वहाँ पे परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकती है, और इस कंडीशन को अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रीट ना किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। जब हार्ट ब्लड पंप करना छोड़ देता है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच रहा होता, जिसमें हमारे हार्ट के टिश्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड पंप करता है तो वो अपने आप को भी ब्लड प्रोवाइड करता है। वहाँ पे परफ्यूजन होती है कॉर्नरी आर्टरीज़ के ज़रिए से, जो हमारे हार्ट की आर्टरीज़ होती हैं। तो जब हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट होगा और उसकी वजह से जो डेथ होगी, उसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। अब जो सर्वाइवल रेट है सडन कार्डियक अरेस्ट का, वो वेरी करता है, क्योंकि एक तो ये डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशंस पे कि कौन से दुनिया के हिस्से में ये इवेंट हुआ है, और इसके अलावा कि जो पेशेंट है उसको ट्रीट किसने किया है, उसको ईएमएस ने ट्रीट किया है या फिर जो हमारे पास एथलेटिक मेडिकल टीम्स हैं उन्होंने ट्रीट किया है। उसके अलावा डेड ऑन अराइवल को डिटर्मिन करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कि जब वहाँ पे इमरजेंसी टीम्स पहुँची तो पेशेंट जिंदा था या फिर उसकी पहले से ही डेथ हो चुकी थी। जो हमारे पास जनरली एक्सेप्टेड सर्वाइवल रेट है सडन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स में, वो 5 to 7% है। और ऐसे पेशेंट्स में हमें जो 3 नीचे रिदम्स बताए गए, इनमें से कोई ना कोई एक तो लाजमी प्रेजेंट होता है। या तो वहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, या वहाँ पे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, या वहाँ पे एसिस्टोली या एसिस्टोल होगा। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन रिदम है, जो कि हमारे पास स्टार्ट में प्रेजेंट होती है, और मोस्टली हमारे पास 60% ऑफ केसेस में प्रेजेंट होती है, जो हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमारे पास हार्ट की जो रिदम होती है वो इरेगुलर होती है, बहुत एबनॉर्मली हार्ट बीट कर रहा होता है, और बहुत केसेस में हो सकता है ये 300 बीट्स पर मिनट या इससे ऊपर भी चला जाए। ये वेरी करता है डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर। अब जब इतना तेज़ी से हार्ट बीट करेगा तो जो कंट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स की वो सही से नहीं हो पाएगी, और जो ब्लड पंप है वो भी ना होने के बराबर, क्योंकि इतनी तेज़ जब कंट्रैक्शन हो रही होगी इतना ब्लड आ पाएगा सही से, वेंट्रिकल्स फिल हो पाएंगे, ना ही आगे वो ट्रांसफ़र हो पाएंगे ब्लड। तो ये जो हमारे पास रिदम की प्रॉब्लम होती है, इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, इसको शॉक दे के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसे हम डिफिब्रिलेशन कहते हैं। जो हम उसको मशीन या एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, उसके ज़रिए से हम उसको शॉक देते हैं, जिससे कि उसकी रिदम को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि अगर पेशेंट इनिशियली स्टार्टिंग में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ आता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस हमारे पास 10 to 49% तक होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टडीज़ ने ये भी रिवील किया है कि अगर हमने पहले ही 3 मिनट में उसको डिफिब्रिलेट कर दिया है तो इस ऐसे केसेस में 74% तक चांसेस हैं कि पेशेंट बच जाए। अब अगर किसी पेशेंट को या किसी एथलीट को हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो अगर वहाँ पे हम उसको कुछ नहीं कर रहे, उसको डील नहीं कर रहे, उसकी हेल्प नहीं कर रहे, तो हर गुजरते मिनट के साथ उसके 5 to 10% चांसेस बढ़ रहे हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि उसके सर्वाइवल रेट के चांसेस कम हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर सीपीआर फ़ौरन से देना शुरू किया जाए पेशेंट को, तो उसका ये जो डिक्रीज़ हो रहा है सर्वाइवल रेट, इसको दोबारा रिवाइवल की तरफ लेके जाया जा सकता है, कि अगर हम इनिशियली उसको फिर सीपीआर देना शुरू कर दें, अगर हमारे पास डिफिब्रिलेटर नहीं मौजूद उस लोकेशन पर। नेक्स्ट हमारे पास है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये टर्म हम जितनी भी बाकी हमारे पास ईसीजी के ऊपर रिदम्स आती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारी नॉर्मल साइनस रिदम होती है उसके लिए भी उसको भी हम इसी के अंदर कंसीडर करते हैं। जो हमारी नॉर्मल साइनस रिदम होती है वो हमारे पास ऐसे नोट से ऑरिजिनेट करती है। ऐसे नोट हमारे जो हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है, और वहाँ से ट्रैवल करते हुए एक रेगुलर मैनर में आगे फिर ट्रैवल करती है, और नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट है या हार्ट रेट है उसको मेनटेन करती है।
और इसी की वजह से हमारे पास जो ईसीजी के ऊपर नॉर्मल PQRST वेव नज़र आती है वो ऐसे नोड के नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से आती है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटी होगी तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल कॉज है इसका, जैसे कि हाइपोवोलीमिया या हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया में जो हमारे पास ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल होता है वो नॉर्मल से लो होता है, और हाइपोवोलीमिया में जो हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट कर रहा होता है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से नीचे चला जाता है। तो इन कंडीशंस को हम रिवर्स कर सकते हैं, और जब इनको रिवर्स किया जाएगा तो जो हमारे ओवरऑल प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर्स हैं उनको भी रिवर्स किया जाएगा और पेशेंट भी नॉर्मल की तरफ आ सकता है। लेकिन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो मोर्टेलिटी है यानी कि जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी कि जो पेशेंट की डेथ होती है वो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के मुकाबले में। नेक्स्ट हमारे पास है एसिस्टोल, या जिसको हम फ्लैट लाइन कहते हैं, कि जब हम मॉनिटर के ऊपर देखें तो हमारे पास ईसीजी की जो नॉर्मल हमें PQRST वेव नज़र आ रही होती है वैसे कुछ नहीं होती, बल्कि सीधी एक फ्लैट लाइन होती है, जो कि अक्सर हमने मूवीज़ या ड्रामाज में देखी होती है। जब वो सीधी हो जाती है तो बंदा भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है, ये कंसीडर किया जाता है उसको। तो उसकी वजह से अगर फ्लैट लाइन हो गई है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि पेशेंट बच पाए। उसके बाद उसको ऑब्वियसली वो देते हैं डिफिब्रिलेट करते हैं पेशेंट को, लेकिन स्टडीज़ ने रिवील किया है कि उसके बाद 0 to 2% चांसेस हैं कि ऐसा पेशेंट हमारे पास रिवाइव हो सके, और अगर हो जाए तो उसको मेडिकल से कम नहीं समझा जाता। अब नेक्स्ट ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट है वो डिफरेंट है हार्ट अटैक से, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है उसको हम कहते हैं कि वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जिसमें हमारे पास जो हार्ट का जो मसल्स होते हैं, जो मायोकार्डियम होती है उसकी लेयर, वहाँ पे कुछ मसल्स की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी की एक्लूजन हो गई है, वहाँ पे ब्लॉक हो गई है हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स तक ब्लड नहीं जा पाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे फिर हो सकता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाए। अब जो हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसको कंसीडर किया जाता है ये किसी ब्लड क्लॉट की वजह से, या कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वहाँ पे है, जैसे कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है कॉर्नरी आर्टरी में, वहाँ पे कोई प्लैक बना हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास फिर वहाँ पे आर्टरी ओक्लूड हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी वहाँ पे रुक जाता है, और फिर मसल्स तक जब ब्लड नहीं जाएगा तो इवेंचुअली वहाँ पे मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है तो जो उसके पहले 2 घंटे हैं इन्फार्क्ट होने के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चला जाए। लेकिन ये चांसेस हमारे पास फिर 2 घंटे अगर गुजर गए हैं उसके बाद फिर हमारे पास ये ग्रेजुअली लो होना शुरू हो जाते हैं चांसेस, कि अगर पहले 2 घंटे में नहीं हुआ है तो हो सकता है कि नेक्स्ट का जो अगला जो टाइम है उसमें ना हो। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर हम ये ईसीजी देखें, जो ऊपर वाली है वो है पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, जो नीचे वाली ईसीजी है वो एक नॉर्मल पेशेंट की, जिसके अंदर हमें उसका जो QRST कम्प्लेक्स है, PQRST कम्प्लेक्स है, वो बिल्कुल नॉर्मली दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स के साथ वो बन रहे हैं, जबकि ऊपर वाली में बिल्कुल अबनॉर्मल बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत कंजेस्टेड हमें वेव नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कोई अबनॉर्मेलिटी, और इतनी पास वेव्स हैं, इतनी ज़्यादा बन रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में है। नेक्स्ट हमारे पास इंसिडेंस एंड एटियोलॉजी ऑफ सडन डेथ इन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में कितना इंसिडेंस है इस कंडीशन का। अब हमारे पास जो सडन कार्डियक अरेस्ट है इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर किसी के घर में अगर डेथ हो गई है तो वहाँ पे पेशेंट को लेके जाते हैं अगर हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाले तो यही कहेंगे ना कि अगर उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। अब लाजमी नहीं है कि वहाँ पे वो उसको सही तरह से चेक करके बताएं कि उसका कॉज क्या था, तो इसीलिए फिर जो डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं उसके ऊपर कॉज वगैरह नहीं एज सच मेंशन किया जाता। तो इसीलिए जो इसका इंसिडेंस है वो प्रीसाइजली नोन नहीं है, कि हमें बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं पता कि 44% अगर है तो 44% ही रेशो है या इंसिडेंस है सडन कार्डियक अरेस्ट का पॉपुलेशन के अंदर। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी परसेंटेज है पेशेंट्स की जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट के ज़रिए से डेथ होते हैं। तो जो स्टडीज़ हैं उनमें सिर्फ एस्टिमेट ही लगाया गया, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बताया गया कि 0.5 to 1 per 1000 पर्सन्स के अंदर इसकी इंसिडेंस है, और फिर बाद में उन्होंने हमें एस्टिमेट्स बता दिए जो कि 4,60,000 पर ईयर टू 2 लाख पर ईयर भी हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो इसके ज़रिए से, और हो सकता है कि बहुत कम डेथ्स हों, क्योंकि इसका कोई नॉन वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद जो US है वहाँ पे सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से ज़्यादा डेथ्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास मोटर व्हीकल क्रैशेस होते हैं या फायर्स के ज़रिए से जो आग लगी होती है, वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है, या लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, इन सब को अगर कंबाइन किया जाए और जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसको सेपरेट किया जाए तो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज अदर डिजीज़। जनरल पॉपुलेशन में जो हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट है वो 50 to 75 ईयर्स ऑफ एज, जो ये पॉपुलेशन है जिनकी ये एज है, उनके अंदर ज़्यादा अकर होता है, क्योंकि इसी एज में जाके जो डिफरेंट हार्ट कंडीशंस होती हैं वो होना शुरू होती हैं, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होगी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, तो ये इस एज के अंदर जाके ये कंडीशन स्टार्ट होना शुरू होती हैं।
अब जो हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट वाली पॉपुलेशन है जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है इस कंडीशन को, उनमें से जो 2/3 है उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी, जिसकी वजह से उनको ये सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है वो किसी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से होता है कि हार्ट में पहले से ही कोई मसला था जो बाद में बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया और जिसकी वजह से पर्सन अरेस्ट में चला गया। इसके अलावा हमारे पास एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी है कि जो विमेन है उनकी डेथ ज़्यादा होती है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से एज़ कम्पेयर टू मैन। ये हमारे पास कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि इसके ज़रिए से डेथ किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में और किसी भी रेस में हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती पॉपुलेशन के दरमियान के विमेन को ज़्यादा होगा या मैन को ज़्यादा होगा। आजकल तो जो यंग एथलीट्स हैं या यंग एथलीट ना भी हों, इसके अलावा भी जो यंग पॉपुलेशन है उनके अंदर भी जो हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट है वो कॉमन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है सडन कार्डियक अरेस्ट इन एथलीट्स। एथलीट्स के अंदर से किस तरह से एफसीए के ज़रिए से डेथ्स होती हैं। जो हमारे पास एथलीट्स में होता है वो एक्सरसाइज रिलेटेड सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, जो कि हमारे पास अगर कोई एथलीट है उसने किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है और 1 घंटे के अंदर अंदर ही उसको ये अरेस्ट हो गया है कि अभी गेम शुरू हुए 1 घंटा हुआ है और वो पर्सन अरेस्ट में चला गया। अब जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस या डिजीज़ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। तो 35 ईयर्स से नीचे जो पॉपुलेशन है उनमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए जो हमारे पास इंसिडेंस रेट है एथलीट्स के अंदर भी वो लो है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। रिसर्च के मुताबिक जो हमारे पास यूएस है उसके अंदर अगर 10 to 15 मिलियन एथलीट्स हर साल पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनमें से 300 एथलीट्स जो हैं एस्टिमेटेडली उनकी डेथ होती है इसके ज़रिए से। इसके बावजूद भी हमारे पास जो एथलीट्स के अंदर डेथ है उसके अंदर जो लीडिंग कॉज है वो हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट कंसीडर किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक जो सडन कार्डियक कोलैप्स है कि अगर रेस्ट हो गया उसके बाद 20 to 30 सेकंड्स के अंदर जो पेशेंट है वो कोलैप्स कर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको देखना ही एक तरह का ट्रॉमा होता है उसके ऑन लुकर्स के ऊपर कि अगर कोई शख्स आपके सामने फ़ौरन से नीचे ड्रॉप डेड हो गया, गिर गया बिल्कुल, बेशक अभी डेड भी ना हो लेकिन ज़मीन पे बेहोश हो गया, तो उसको देख के ही आपके ऊपर एक ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा कह सकते हैं, हो जाता है। तो जो हमारे पास एथलीट्स की मेजॉरिटी है जिसमें हमारे पास तकरीबन 85% आ जाते हैं जिनमें सडन डेथ होती है, तो एथलीट्स में कहा जाता है कि उनको कोई अंडरलाइंग कंडीशन होती है हार्ट की जो कि कंजेनिटली उनको होती है, जबकि जनरल पॉपुलेशन के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो गई वो ज़्यादा कॉमन होती हैं। और हमारे पास कॉमन डिजीज़ क्या बताई गई हैं, हमारे पास कुछ हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, इसके अलावा कंजेनिटल कॉर्नरी आर्टरी एनोमलीज़ हैं, या एओर्टिक डायसेक्शन या एनेरिज्म है, और हमारे पास मार्फन सिंड्रोम है और वेल्वुलर डिफॉर्मिटीज़ हैं। ये कुछ कंडीशन है जिनके ये अंडरलाइंग कंडीशन है जिसकी वजह से जो हमारे पास एथलीट है वो सडन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है इसके अंदर जो हमारे पास हार्ट के जो मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सही तरह से पंप नहीं हो पाता। इसके अलावा जो कंजेनिटल कॉर्नरी आर्टरी एनोमलीज़ हैं वो हमारे पास बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी के होते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ भी वो जो एनोमलीज़ हैं या वो जो डिफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास मार्फन सिंड्रोम होता है, ये हमारे पास एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जो इफेक्ट करती है कनेक्टिव टिश्यूज़ को, तो इसकी वजह से जो हमारा एओर्टा है वो इफेक्ट होता है, वहाँ पे उसकी डायलेशन हो जाती है या फिर वहाँ पे हो सकता है बल्जिंग हो जाए या टीयर हो जाए। ये कंडीशंस हमारे पास इफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हमारे पास जो 2% डेथ्स हैं यानी कि ओवरऑल जो डेथ्स होती हैं उनमें उनका जो 2% है उनमें ऐसी डेथ्स हैं जो कि कोई भी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी उनके अंदर नहीं पाई जाती और उनको कंसीडर किया जाता है कि प्राइमरी एरिथमिक डेथ्स हैं कि जो हमारे पास एरिथमिया जो जनरेट हुआ है एबनॉर्मल उसकी वजह से फिर आगे वो एस्केलेट कर गई है कंडीशन। इनको अक्सर सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम भी कहा जाता है, सैड्स, या फिर ऑटोप्सी नेगेटिव सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ की ऑटोप्सी पे नेगेटिव आती है रिपोर्ट और अनएक्सप्लेन्ड होती है डेथ की, उसकी रीज़न या उसका कॉज नहीं पता चल रहा होता। ऐसे केसेस हमारे पास किन कंडीशंस की वजह से आते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का या फिर हमारे पास सेलुलर लेवल जो है वहाँ पे कोई चेंजेस आए हैं जिसमें हमारे पास जो क्यूटी वेव है वो लॉन्ग हो गई है या शॉर्ट हो गया क्यूटी। इसके अलावा ब्रुकाडा सिंड्रोम जो कि हमारे पास एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि हार्ट की रिदम के ऊपर इफेक्ट करती है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को जनरेट कर सकती है। और उसके अलावा हमारे पास है फेमिलियल कैटाकोलिमिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी एक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि अरिथमिया जनरेट करती है जब हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही होती है, या फिर हमारे पास जो इमोशनल स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है उसकी वजह से भी हमारे पास ऐसी डेथ्स हो सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो 90% एथलीट्स की डेथ हुई है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से यूएस के अंदर, उसके अंदर जो मेल्स थे उनके 68% केसेस थे जो कि रिलेटेड थे फुटबॉल या बास्केटबॉल, यानी कि इन 2 गेम्स के अंदर ज़्यादा डेथ्स हुई थी। अब हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है कोमोटिव कोर्डिस। ये एक कंडीशन है जो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी कि एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ हार्ट बीट यानी कि अप टू 300
बीट्स पर मिनट तक चला जाता है हार्ट रेट, उसको जनरेट करती है। कब होती है कंडीशन? जब हमारे हार्ट पे या चेस्ट के ऊपर, हार्ट के करीब कोई एक्सटर्नल चीज़ आके लगती है, कोई ब्लो हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बॉल आके लग गई, तो उसकी वजह से, और वो लगती भी किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर है कि जो हमारी हार्ट का जो साइकिल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उसके अंदर आके अगर लगेगी तो ये कंडीशन हमारे पास अकर होगी। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? जो हमारे कार्डियक इलेक्ट्रिकल साइकिल का स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वल्नरेबल पीरियड ऑफ रीपोलराइजेशन, जो कि जो टी वेव होती है उसके सेकंड हाफ के अंदर हमारे पास अगर वहाँ पे वो बॉल या कोई ट्रॉमा होता है चेस्ट के ऊपर, उसकी वजह से हमारे पास कमोटिव कोर्डिस हो सकता है। पहले भी मैंने बोला कि बॉल की वजह से बेसिकली होता है, ज़्यादातर बेसबॉल की वजह से ही और इसी गेम के अंदर ज़्यादा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फोर्स से आके लगे, माइल्ड या मॉडरेट फोर्स होगी और अगर टाइम वही हुआ तो ये जनरेट हो सकती है कंडीशन। और ये जो टीन्स होते हैं, टीन एज जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, जिनको हम कॉलेज गोइंग या हाई स्कूल गोइंग कह सकते हैं, उनमें। इस टेबल के अंदर हमारे पास कॉजेज़ बताई गई हैं डेथ की यंग एथलीट्स के अंदर। इस स्टडी के अंदर उन्होंने 387 एथलीट्स लिए थे जिनके अंदर सडन डेथ हुई थी, और नीचे कंडीशंस बताई गई हैं जिनकी वजह, जो उनका कॉज बनी थी। इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है सडन कार्डियक अरेस्ट का? वो है यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स और सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे पास एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स आ जाते हैं, माहुआंग आ जाता है, पीटर ऑरेंज, कोकेन और अदर स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। तो इनका एक्सेसिव यूसेज भी सडन डेथ का कॉज बन सकता है। बाकी चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।